समाज साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आरजेएस पे पहले 2-3 वीडियो बनाए हैं, उन पे अच्छे व्यू आए हैं और लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि अगर आरजेएस ऑप्शन में अगर कोई गलत चुनाव हो जाता है, यानी आरजेएस कार्ड जो बनता है अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसको कैसे सुधारा जाता है, तो उस पर भी वीडियो बनाओ। तो आज वही वीडियो मैं लेके आया हूँ। और एक और दिक्कत आ रही है, जैसे किसी लड़की ने जो सरकारी कर्मचारी है वो आरजेएस से उसने अपना कार्ड बना लिया और उसके माता पिता और वो खुद उसमें सम्मिलित है। अब लड़की की शादी हो गई है और वो चाहती है कि किस प्रकार से वो अपने पति का नाम आरजेएस कार्ड में जुड़वाएं। तो इससे तो आप ये सही वीडियो देख रहे हो, इसमें आपको वो ऑप्शन भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा आप 20,000 से ज़्यादा लिमिट कैसे बढ़ा सकते हो, राज्य के बाहर रहने वाले पेंशनर्स किस तरह से आरजेएस का फ़ायदा उठाए, ये सभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और आरजेएस राजस्थान लिखना है। आरजेएस राजस्थान लिखने के बाद में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की एक वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये एक पॉपअप आएगा जिसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन वाला एक ऑप्शन आएगा जिसे ऑप्शन बोलते हैं, इसमें जाना है और इसके सर्कुलर एंड नोटिस में जाना है। सर्कुलर एंड नोटिस में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है फॉरम्स। तो ये फॉरम्स आपको खोलना है। इसमें सबसे पहला फॉरम आता है रजिस्ट्रेशन डिलीशन फॉरम, तो इसको डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद ये इस तरह से ओपन करना है। अब ये दोस्तों ये वो फॉरम है, जैसे आपने आरजेएस से एसएसओ आईडी के द्वारा आरजेएस में ऑनलाइन करते टाइम कोई गलती कर दी। जैसे यूँ मान के चलिए आप 2004 के पहले के एम्प्लॉय थे और आपने 2004 के बाद वाला भर दिया, या आप पेंशनर्स हो और आपने करंट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन भर दिया, या फिर मान लीजिए कोई और दूसरी गलती हो गई। यूँ भी मान सकते हैं जैसे किसी ने शादी कर ली, जैसे कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हुई। अब शादी जब तक उसकी नहीं होती है तो वो अपने माता पिता के साथ जुड़ी रहती है। लड़के के केस में भी यही है, जब तक शादी नहीं होती वो अपने माता पिता के साथ जुड़ा रहता है। जैसे शादी होती है तो वो स्पाउस के रूप में जुड़ जाते हैं। तो उनको किस तरह से जुड़ाया जाए, लड़की के केस में ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि लड़की ससुराल दूसरी जगह जाती है तो फिर वहाँ पर वो अपने पति के साथ में नए जनाधार में नाम जुड़ाती है। तो इसके लिए ये ऑप्शन फॉरम है, इसमें आप नाम पते वगैरह सारी चीज़ें जानकारी लिखोगे। और अगर आपने रॉन्ग कैटेगरी यानी 2004 से पहले के एम्प्लॉय हो और 2004 के बाद भर दिया, या पेंशनर हो, या दूसरा ऑप्शन भर दिया है, तो इस पर क्लिक करना है। अगर लड़की की शादी हो गई है और वो दूसरी जगह ससुराल में रहने लग गई और पहले माता पिता के साथ थी, तो यहाँ पर लिखिए कि वो पहले माता पिता के साथ उसका जनाधार में नाम जुड़ा हुआ था और अब वो अपने पति के साथ रहती है, तो पति के साथ उसने दूसरा जनाधार बना दिया है। और इस पर सिग्नेचर आपको करना है, डेट और प्लेस लिखनी है। और ये जो फॉर्म है आपको SIPF इस डीडीओ के द्वारा इसको वेरीफाई करवा कर SIPF ऑफिस में भिजवाना है। SIPF ऑफिस में जाकर उनको बोलना है कि ये जो मेरा ये आरजेएस रजिस्ट्रेशन है इसे डिलीट करना है। जब वो डिलीट कर देंगे तो आपके पास नया ऑप्शन आ जाएगा। पर उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप जनाधार बना रहे हो वो बिल्कुल सही बना ले। जो जैसे आप पति के साथ जुड़ना चाहते हो या कोई और फैमिली मेम्बर को भी जोड़ना चाहते हो तो उनको भी जोड़ ले और उसके बाद नया ऑनलाइन कर दें। और नया ऑनलाइन करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर नया आरजेएस कार्ड मिल के प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पुरुष है और उसने शादी कर ली है तो उसके बाद वह अपनी पत्नी का नाम भी इसमें डायरेक्ट जनाधार में जुड़ा सकता है एडिट ऑप्शन में जाकर। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। इसी फोरम में हम आगे जाएंगे, सर्कुलर नोटिस फोरम। तो फोरम में ये क्या हो रहा है, एक आता है ऑप्शन फोरम, तो इसे खोल के देख लीजिए। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन फॉरम, जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी के द्वारा आरजेएस नहीं चुना गया है ये, और यूँ मान के चलिए कि जैसे उसको आरजेएस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो इस फॉर्म को भरे, अपने डीडीओ से वेरीफाई कराए, SIPF ऑफिस में जमा कराए। इसके बाद जो कटौती होगी वो चालू हो जाएगी और वो SIPF ऑफिस के द्वारा आपका आरजेएस स्कीम चालू कर दी जाएगी। इसके बाद एक तीसरा फॉर्म और आता है,
लिमिट इन्हेंसमेंट फॉरम, अगर मान लीजिए 20,000 पे ओपीडी आपको सालाना मिल रही है। अब हो सकता है कई बार जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ये केवल पेंशनर्स के लिए लागू है, सामान्य करंट एम्प्लॉय के लिए लागू नहीं है। अगर पेंशनर्स को 20,000 से ज़्यादा की ओपीडी की आवश्यकता है तो वो ये फॉर्म भरेंगे, और इस फॉर्म में वो सारी बात लिखेंगे, अपने नाम पते वगैरह सब लिखेंगे, और उसे द्वितीय, इसमें दो भाग है, पहला भाग पेंशनर के द्वारा भरा जाएगा और दूसरा भाग चिकित्सक के द्वारा भरा जाएगा। पेंशनर इसमें अपने बीमारी की प्रकृति लिखते हुए कब से इलाज चल रहा है और उसकी निर्धारित सीमा कब पूरी हो गई और कितने एक्स्ट्रा पैसों की इसको ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद जो चिकित्सक है उसे प्रमाणित करेगा कि हाँ, इसके उपचार में कितना समय लगेगा और 20,000 रुपये की राशि इसके लिए कम रहेगी, कुल कितनी राशि इसके लिए होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चिकित्सक प्रमाणित करेगा। जब आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो आप SIPF ऑफिस में इसको दे सकते हो, और वहाँ से आपका जो 20,000 रुपये की इन्हेंसमेंट आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद एक और फॉर्म आता है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे मैं यहाँ इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ RJSS गवर्नमेंट स्कीम के। अगर आपको RJSS गवर्नमेंट स्कीम या दूसरे अच्छे वीडियो पसंद हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको फालतू नाच गानों की वीडियो पसंद हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ऐसा मेरे चैनल पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद है ये एप्लीकेशन फॉर्म पेंशनर्स रेजिडिंग आउट ऑफ स्टेट। अब ये एक ऐसी स्कीम है, इसमें जैसे जो कोई राज्य के बाहर रह रहा है, कोई पेंशनर हो गई, अब वो पता चला कि MP UP में जाके रहने लग गया, अब वो RJSS का फ़ायदा कैसे उठाए। तो इसमें ये सारा सर्कुलर दिया हुआ है। इसमें राज्य के बाहर के स्थायी चिकित्सा उपचार भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनर और फैमिली पेंशनर को चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने के विकल्प देने बाबत, तो इसमें दो विकल्प आते हैं कि वो RJSS का फ़ायदा उठाना चाहता है या एक मुश्त 36,000 रुपये की राशि जो उसको दी जाएगी वो एक साथ उठाना चाहता है। तो जैसा उसको उचित लगेगा पेंशनर्स को, तो वो पेंशनर्स वैसा कर सकता है। तो ये बहुत सारी जानकारी है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है RJSS में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपको बताता हूँ कि मेरा ये चैनल नाच गाने या फालतू वीडियो के लिए नहीं है। केवल अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, RJSS या फिर नई नई स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए, तो ये मेरा चैनल तभी सब्सक्राइब करें, वरना नाच गानों के लिए अपेक्षित मेरा चैनल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।